आज लौटा हूँ फिर से एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सुनने के बाद कई दिन तक आपको नींद नहीं आएगा और रातों को डरावने सपने आएंगे। ये कहानी वर्ल्ड हॉरर बुक में शामिल किया गया है। इसके बारे में साइंटिस्ट ने दावा किया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे ये कहानी ना सुने। तो आज की ये कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। आज की यह हमारी कहानी 2005 उड़ीसा की माया नगरी की है। माया नगरी उड़ीसा की मेन सिटी से दूर एक ऐसा छोटा शहर जो पूरी तरह शांत शहर था। ना वहाँ के लोग नौकरी के लिए ना भाग दौड़ और ना ही किसी से लड़ाई किसी से झगड़ा। वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक शांत शहर था उसी शहर में। पर उस शहर की एक चीज़ खराब बातें थी कि वहाँ चोरी आए दिन बहुत ज़्यादा होता था। वहाँ की जो पुलिस थी वो भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। आए दिन वहाँ चोरी के जो मामले थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। कभी किसी के तो कभी किसी के चोरी हो जाती थी। वहाँ के लोग, माया नगरी के सारे लोग तंग आ चुके थे कि करे तो करे क्या। जो पुलिस होती है वो भी पैसे ले लेती है उन चोरों से और उनको नहीं पकड़ती है। लोग ने सोचा, डिसाइड किया अब कि नहीं, अब हमें डीएसपी के पास इस लेटर को, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि जो नीचे के लोग होते हैं वो पैसे से मुंह चुप कर लेते हैं और हमारी हेल्प भी नहीं करते हैं। वो गांव के सभी लोग ने कहा सही बात है, यही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे फाइनली एक लेटर लिखा जाता है और डीएसपी के पास जमा किया जाता है। लिखने के बाद एक सप्ताह के बाद डीएसपी का मैसेज आता है और वो खुद आते हैं और इस गांव के जायजा करते हैं। तो अभी तक एक महीने में उस गांव की जो चोरी निकलती है सो 15 से 16 लोगों के घर की चोरी निकलती है। उन लोग रोते रोते कहते हैं कि डीएसपी साहब, हमारे घर चोरी हो रही है पर आपके ये थानेदार कुछ भी नहीं करते। हमने कंप्लेन करा करा के थक गए हैं। डीएसपी कहते हैं कि आज रात जब तक वो चोर ना पकड़ा जाए तब तक इस पूरी गांव की जो हमारे चौकीदार हैं, जो हमारे थाना के कर्मचारी हैं, उस सभी को तुम लगा दो इस गांव में। जो ड्रेस पहना हो, जो पुलिस की ड्रेस पहना हो, नॉर्मल ड्रेस पे हो, और कहीं ना तो कहीं लगा दो ताकि चोर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। वो डीएसपी की बातें सुनकर वो थाने वाला तुरंत एक्शन लेता है और उसी रात से स्टार्ट कर देता है उन चोरों को पकड़ने का काम। वैसे तो पुलिस को सब अच्छे से पता था वो चोर कहाँ चोरी करके जाते हैं, कहाँ छुपते हैं। पर वो डीएसपी के अगर पता चलता ये बात तो डीएसपी उसे सस्पेंड कर देता, दिखावे करने लगा। फाइनली कांटेक्ट भी टूट गया उन चोरों से और एक दिन फाइनली उन चोरों को पता चल जाता है कि मैं पकड़ने के लिए पुलिस और नाकाबंदी हर जगह लग चुका है। ये खबर सुनते ही वो चोर डर जाते हैं और सोचते हैं हर जगह हमारी तलाश हो रही है। वो 3 चोर होते हैं, राजू, करण, रोहन। उनमें से राजू कहता है कि भाई ये तो बहुत बुरी खबर है यार, हमारी तो चोरी कर ली पकड़ी जाएगी और हम भी पकड़े जाएंगे। हमें किसी तरह रुकना पड़ेगा, कहीं छुपना पड़ेगा, ऐसी जगह जहाँ कोई ना जानता हो, कोई पहचानता ना हो। ये खबर सुनने के बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं तो अब करना क्या है। तो करण कहता है कि भाई, जब मैं ना 4 दिन पहले उस सामने वाले जियो टावर के ऊपर वाईफाई वाली जो कनेक्टर है वो चोरी करने गया था ना, तो मैंने टावर पे से देखा कि जो हमारे सामने वाली जंगल है ना, तो यहाँ रोड पे से, नेशनल हाईवे से अंदर 3 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा घर दिखता है मुझे। मैंने टावर पे से देखा था। तो इसी बात पर राजू कहता है क्या मजाक कर रहा है क्या तू? तो कहता है करण, नहीं भाई, मैंने सच में देखा था। जब मैं टावर पे चढ़ा था ना तो मैंने जंगल की ओर नज़र घुमाई थी तो मुझे घर दिखा था जो नदी के आगे है। तो इसी बात पे रोहन कहता है तो सही भाई, राजू टेंशन मत ले, फिर हम तीनों वहीं बचेंगे। जब तक ना ये पुलिस की छानबीन ख़त्म नहीं होती है ना तो हम उसी घर पे छुपेंगे, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो राजू कहता सही है, फिर चलते हैं, अभी चलते हैं, फिर रुकना क्या है। तभी तीनों शाम को जिस फैक्ट्री में छुपे होते हैं उस फैक्ट्री से निकल के और उधर जाने की सोचते हैं। एक बैग में कपड़े, खाने पीने की, माचिस, थोड़ी मोड़ी सामान लेकर के, और रात को 8 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। उस नेशनल हाईवे पहुँचने के बाद आगे देखते हैं जो 3 किलोमीटर सिर्फ घना जंगल है और ठंड की मौसम है।
ठंड के मौसम से पूरी रोड सुनसान पड़ा हुआ, सन्नाटा पड़ा हुआ है और पूरा जंगल शांत मालूम हो रहा है। किसी की बिल्कुल भी एक पक्षी तक की आवाज़ नहीं थी जंगल में। पूरा जंगल ना जाने क्यों खामोश पड़ा था। पर राजू, करण, रोहन एक साथ होने के कारण उनको डर नहीं लग रहा था और वो जंगल की ओर जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने बैग से टॉर्च निकाली और तीनों ने अपने हाथों में एक एक टॉर्च पकड़ी और उस जंगल से, उस नेशनल हाईवे से नीचे जंगल की ओर चल पड़े। एक कच्ची रोड से, एक तिरछी रोड से जो मुड़ी मुड़ी थी, जंगल में झाड़ियों से होकर के गुजरती थी, गड्ढों से होकर के गुजरती थी, उसी रोड से वो चल रहे थे। उनके पास, तीनों के पास टॉर्च था। अब 1 घंटे बीत चुका था, यानी 9 बज चुका था। अब जंगल में जाने के बाद अब चारों ओर से जंगल ही था। जो रोड था वो 1 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। अब वो पीछे की ओर देखता है रोहन, तो पीछे की ओर भी घनी जंगल। वो राजू से कहता है कि भाई यार, कहीं हम आगे कोई जानवर मिला तो क्या करेंगे हम? यार डर लग रहा मुझे। तो राजू कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास माचिस है ना, आग जलाएंगे, मसाल पकड़ेंगे, क्या डर है। और वैसे भी जानवर रहेंगे तो थोड़ी ना वो चुपचाप आएंगे चोरों की तरह, मतलब हमारी तरह। वो तो आवाज़ तो करेंगे ना भाई, वो तो जानवर है। तो करण कहता सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आराम से। तो धीरे धीरे करते करते फाइनली 2-3 घंटे के बाद उस घर की ओर पहुंच जाते हैं। जब राजू, करण, रोहन उस घर को देखने लगते हैं तो सामने घर के नज़दीक एक छोटा सा नदी होता है, छोटा सा नदी, मात्र उसमें पानी घुटने के नीचे तक बह रही थी। उसी तरह वो पैंट मोड़ करके और पानी को पार करके उस घर की ओर जाने लगते हैं। वो घर जैसे नदी के में जैसे वो प्रवेश करते हैं तो नदी का पानी बिल्कुल ही ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि ठंड का मौसम था। बिल्कुल ही पानी ठंडा सा था। वो किसी तरह वो जंगल से, किसी तरह वो नदी से निकलते हैं बाहर और फाइनली करण बोलता है कि भाई यार, ये पानी तो बहुत ठंडा है। कहता है हाँ सच में। कैसे, चलो एक बोतल में पानी भर लो, नदी वाली पानी। वापस ना आना पड़े हमें घर से निकल करके, क्योंकि रात तो अब 10 से 10:30 बज चुकी है और दोबारा हम क्या निकलेंगे, इससे अच्छा तो अभी भर लो। वो फाइनली तुरंत वहाँ से बोतल निकालते हैं और बैग से और तुरंत पानी भर लेते हैं। 2 लीटर पानी भरने के बाद वो कहते हैं बस इतना काफ़ी है हमारे लिए, रात भर के लिए, ऐसी ठंड के मौसम है। वापस वो घर की ओर चले जाते हैं। वो घर देखते बाहर से तो लकड़ी का बना हुआ घर था। वो घर काफ़ी लंबा चौड़ा इलाके में था। लकड़ी कहीं की सड़ी हुई भी थी। वो घर में प्रवेश करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, भले दरवाज़ा बंद था, पर वो कई जगह पर लकड़ी सड़ करके घर में बड़े बड़े छेद हो गए थे। इतने बड़े बड़े कि जानवर भी घुस सकते थे। उसी छेद से वो भी घुस जाते हैं। और राजू कहता है भाई, यहाँ पे तो घर बड़ा सा है, पर इसमें तो शायद जानवर आते होंगे रात को, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह ये घर दिख रहा है, क्यों नहीं घर को हमें आज रात के लिए, कम से कम आज रात नहीं, हमें और भी तो दिन रुकना है यहाँ पे, सेफ्टी तो करना ही पड़ेगा। तो करण कहता है सही है, अब तुम बताओ राजू करना क्या है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ भाई। रोहन कहता है चलो तीनों मिलकर सबसे पहले जिस घर में जो छोटी मोटी वस्तु, वो जितनी छेद है ना यहाँ पे घर में, वो सब जगह लगा देते हैं, ताकि रात को तेंदुआ, लोमड़ी वगैरह घुस ना जाए। और रात को हम इस घर में आग जला देंगे तो डर भी नहीं लगेगा हमें कीड़े मकोड़े का। सही है। वो घर पे 2 फ्लोर होता है। वो नीचे आग जला करके वो दूसरे फ्लोर पे चढ़ जाते हैं अपना बैग वगैरह लेकर के। अब रात के 12 बज चुके थे। जितना उन्होंने काम किया था उसके बाद 12 बजना ही था। 12 बजने के बाद अब उनके पास सोने का टाइम आता है कि चलो अब यहीं पे बिछा के सोते हैं। फाइनली थोड़ी मोड़ी उन्होंने साफ सफाई कर ली थी। उसके बाद फाइनली वो रात को सोने को तैयार हो जाते हैं और जल्दी से वो अपना बिस्तर बिछा करके तीनों के तीनों लेट जाते हैं। जैसे ही वो लेटते हैं तैसे बाहर में बरसात होने की खड़खड़ाहट स्टार्ट होती है। ऐसा लगता है कि जो छत की लकड़ी की छत है उस पर बारिश के बूंदें टपक रही है और अब बरसात आने वाली। कुछ देर बाद गर्जन स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज जंगलों में गर्जन गूंजने लगती है। वो जंगल के सन्नाटे में छोटी सी भी गर्जन, हल्की सी भी गर्जन पूरे जंगल में गूंज रही थी। बिजली कड़कने की आवाज़ उन तीनों को डरा रही थी। वो तीनों चुपचाप अपने बेड पे लेटे रहे। उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। अगर यहाँ से कहीं भागते हैं तो पुलिस पकड़ते हैं और जंगल से इस टाइम तो निकलना पॉसिबल नहीं था। वो किसी तरह करके आए रुकना था। रात को रात के 12 बजे वो चुपचाप लेटे रहे। धीरे धीरे करके जो बारिश थी वो तेज़ हो गई और बहुत तेज़ बारिश आ गई जंगल में।
जंगल पे टिपकती पानी, घर पे टिपकती पानी वो बहुत अजीब सी आवाज़ कर रही थी। कुछ ही देर बाद, 15 मिनट बाद, वह देखते उस जंगल की जो घर थी, जो छत, जिस घर में रुके हुए थे, अचानक बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देता है और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुन करके सबसे पहले तो रोहन उठता है और तुरंत उसके बाद राजू और करण दोनों का नींद खुलता है। वो दोनों कहते हैं, यार किसकी आवाज़ आ रही है? तो राजू कहता है, इतनी रात को किसकी हो सकती है? करण कहता है, शायद कोई आया होगा। तो राजू कहता है, अबे पागल आदमी, हम जंगल में रुके हैं, हम 5 स्टार होटल में नहीं रुके हैं कि हमारे यहाँ पे वेटर खाना पहुँचाने आ जाए। बात कर रहा है ये सुन करके रोहन कहता है, चुपचाप रहो भाई, तुम तीनों बहुत बहस कर रहे हो, तुम दोनों बहुत बहस कर रहे हो। डर की बात तो ये है ना भाई कि हम जंगल के 3 किलोमीटर अंदर एक डरावनी जगह पर रुके हैं और इतनी खतरनाक बारिश हो रही बाहर में, और उसके बावजूद हमारा दरवाजा कौन खटखटा सकता है, वो भी इतनी रात को? तो कहता है, कहीं पुलिस तो नहीं? एक करण की बात सुन करके रोहन कहता है, अरे पुलिस को इतने पर टाइम का है कि बरसात ने ढींग करके हमारे यहाँ जंगल तक पीछा कर ले। वो दिन को तो यहाँ आ नहीं सकती, तो रात को कैसे पहुँच जाएगी? तभी वो देखते हैं कि नीचे की जो आग है वो हल्की हल्की फूटने लगती है, बंद होने लगती है, क्योंकि जो बाहर की हवा थी वो खिड़कियों से सीधा अंदर आ रही थी तेजी से, जो आग को बुझा रही थी। आग मात्र थोड़ा सा बचाई हुआ था। तभी राजू कहता है, चलो जल्दी से आग जला लेते हैं, नहीं तो आग हमारा बुझ जाएगा। वो कहते क्या फ़ायदा, हमारे पास लकड़ी थोड़ी ना, हम लकड़ी तो इकट्ठा किए नहीं, जो थोड़ी मोटी लकड़ी थी कमरे की उसी लकड़ी को जला दिया। वो कहते हैं, चलो फिर भी जो भी थोड़ी मोटी और होगी फर्नीचर तोड़ ताड़ के उसको आग लगा देते हैं, नहीं तो रात को नहीं रह पाएंगे भाई, डर कितना है यहाँ पे। तीनों धीरे धीरे से सीढ़ियों से उतरते हैं। वो सड़ी हुई सीढ़ी धीरे धीरे कहते हैं, आराम से उतरो कहीं टूट ना जाए, और फाइनल नीचे उतर के वो आग जला देते हैं। वो आवाज़ अब शांत हो चुकी थी, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, पर बारिश अब भी बंद नहीं हुई थी। वो कह रहे थे, खिड़की क्या करे भाई? वो कहते एक काम करते हैं, ये जो आग है हम जहाँ सोए वहाँ पे ले चलते हैं, वहाँ पे स्टील का एक कुछ पड़ा हुआ था, थाली टाइप का बर्तन, उस थाली में आग जलाते हैं और ऊपर जहाँ पे वो सोते हैं वहीं पर जाते हैं। फाइनल टाइम ऊपर जाने के बाद अब फिर सो जाते हैं। अब आग की गर्माहट उनके पास थी सामने, और तीनों के तीनों चैन से सो जाते हैं। कुछ ही देर बाद फिर से नींद खुलती है, फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है, और इस बार बहुत तेज से आ रही थी। लग रहा था कि दरवाज़ा मानो अब टूटेगा अब टूटेगा। अब डर जाते हैं। उनके पास आग भी थी, वो सोए हुए थे आराम से, पर ना जाने क्यों ये आवाज़ सुन करके उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कुछ ही देर बाद ये आवाज़ सुनते सुनते फिर से आवाज़ शांत हो जाती है, और जो बारिश होती है वो भी अब रुक जाती है। पर जंगल एक गीला पड़ चुका था पूरा। इस बरसात के कारण जो पूरा जंगल था वो ठंडा पड़ चुका था। इस जंगल की जो बरसात थी वो जंगल को पूरा ठंडा कर चुकी थी। अब जंगल से उठने वाली हवा बहुत ठंडी थी। तीनों के तीनों ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दरवाज़ा खटखटा कौन रहा है। तभी राजू कहते हैं, एक काम करते हैं भाई, इस बार ना मैं जंगल के उस सामने वाली पेड़ के पीछे रहता हूँ और देखता हूँ कि कौन खड़खड़ाता है, पता चल जाएगा। तो करण कहता है, हमें इसके रिस्क उठाने की क्या ज़रूरत है, जिसको है वो समझे, शांति से तो यहीं पे रहे, कहीं नहीं जाना है। वो चुपचाप वो तीनों वहीं बैठे रहते हैं, और हम नींद नहीं आ रही, क्योंकि 2 बार जो प्रक्रिया हो चुकी थी अब डर लग रहा था अंदर से, क्या थी पता नहीं, पर डर लग रहा था। तभी उस भयानक से जंगल में एक बहुत तेज किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मदद मांग रहा है, कोई मदद मांग रहा है हमसे कि बचा लो। ये बात सुनकर तीनों का तीनों एक ही विचार आ रहा था मन में कि शायद कोई मदद मांग रहा है हमसे, पर हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी कि यहाँ से उठ करके अब सीढ़ी से भी उतर पाए, क्योंकि अब जो इतनी बातें थी जो गूंज रही थी, जो हो रही थी, अब डर लग रहा था। और यहीं अब रात के 1 बज रहे थे। वो चुपचाप बैठे रहते हैं, कहते हैं हम ना उतरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सुबह ना हो जाए जंगल। वो कहते हैं, सही है भाई। ये जो चीखने की आवाज़ थी, गुर्राने की आवाज़ थी, अब तेज़ हो रही थी, और अब ये आवाज़ उनकी जो घर थी वो घर के सामने आ रही थी। वो तीनों डर रहे थे, एक दूसरे को कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि तीनों में से कोई ऐसा सक्षम नहीं था कि उन्हें बचा पाए। अगर मरते तो साथ, और कुछ कर नहीं सकते थे। तभी राजू कहता है, हमारे पास आग है ना भाई, अगर कोई जानवर हो तो आग से तो हर जानवर डर जाता है,
इतना तो हमें पता ही है, तो क्यों ना हम आग और ज़्यादा जला दें। नीचे उतर के फिर से नीचे आग जलाया जाता है और इस वजह से चेयर कुर्सी सारी जला दी जाती है। जलाने के बाद वो देखते हैं कि आवाज़ अब शांत हो चुकी है। और ये पर क्या था ये कि बार बार आवाज़ तेज होना, जंगल में चिल्लाना, दरवाज़ा खटखटाना, ये हो क्या रहा था उनके साथ। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर एक रात का ये कारण है तो हम अभी यहाँ पे और दिन छुपेंगे कैसे। किसी तरह वो चुपचाप बैठे रहते हैं और फाइनली सुबह हो जाता है। ये सुबह एक ऐसा सुबह था जिसको देखकर वो हैरान थे। जहाँ पे वो रुके थे वो आगे कई कब्रें बनी हुई थी। वो जहाँ पे रुके थे वो झोपड़ी के आगे कई सारी वैसी बनी हुई थी कब्रें। वो देख करके हैरान होते हैं कि रात को हमने देखा नहीं। तो इसी बात पर राजू कहता है, अरे भाई हम देखें कहाँ, हमारे पास तो सिर्फ टॉर्च था और हम जल्दी से घर पे घुसने के कारण थे, घुसने पर लगे हुए थे, हमने देखा नहीं होगा। कहता भाई तब तो अब डर तो बात है यार, तब तो सही डर लग रहा था हमें, कुछ तो यहाँ पे कारण, हमें रुकना यहाँ नहीं चाहिए। कहता है कोई दिक्कत नहीं है, एक रात हुआ ना, यहाँ पे सिर्फ जानवर आते हैं, जंगल में है, हम कोई होटल में नहीं है, कोई सिटी में नहीं है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए या फिर लोग यहाँ पे चलते रहें दिन रात। जंगल में जानवर तो आएंगे ही। और फिर से अब शाम होने को आ रहा है। शाम होते ही राजू कहता है, अरे यार मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ भाई, पर ना जाने क्यों फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रही है, और मैं सोच रहा हूँ कुछ पिक्चर डाउनलोड कर लूँ ताकि रात को हम देख पाएँ, नहीं तो ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे। तो इसी बात पे करण कहता है, कोई नहीं भाई, तो चल जाए यहाँ से, खुद हो जा, सभी तो शाम ही हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जा डाउनलोड करके और जल्दी से आ जाइए। कहता है ठीक है, राजू कहता है ठीक है भाई, मैं फटाक से आता हूँ डाउनलोड करके। वो वहाँ से धीरे धीरे उस शहर की ओर सोचता है कि सामने जाने से नेटवर्क आ जाएगा, क्योंकि हम जंगल में 3 किलोमीटर अंदर है। तो वो झोपड़ी से वापस इधर से वो आया था उसी रास्ते की ओर 3 किलोमीटर में से आधे किलोमीटर सामने जाता है और वहाँ पे देखता है तो मात्र 1% नेटवर्क आती है। बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो पिक्चर जल्दी से यूट्यूब मंगाता है, सर्च करता है और डाउनलोड करता है, और इतनी धीरे से डाउनलोड हो रही थी कि वहीं पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। वो कहता है बस आधे घंटे रुकने पड़ी तो कोई नहीं, पर आधे घंटे के रुकने से हम आराम से घर पे एंजॉय कर सकते हैं। वो जल्दी से सोचते खाना पीना तो वो बना ही लेंगे करण और रोहन, तो क्या दिक्कत है। वो चुपचाप वो बैठ जाता है पेड़ के नीचे और डाउनलोड हो जाती पिक्चर। तभी ना जाने कैसे उसकी नींद आ जाती है और अचानक उसकी नींद खुलती है 10 बजे। और इधर दूसरी ओर करण और रोहन डर रहे थे कि यार अभी से नहीं आया क्या उसे पुलिस ने पकड़ लिया और क्या कर लिया। वो सोच रहे थे कि क्या करे, फ़ोन पे नेटवर्क नहीं है जो फ़ोन करके बात करे, और आखिर जंगल में किस साइड गया होगा वो भी मैं नहीं पता। वो चुपचाप उसका वेट करते हैं। और इधर नींद खुलता अचानक राजू का, तो 10 बज चुके थे। वो जल्दी से उठता है और देखता है तो पिक्चर डाउनलोड हो चुकी थी। वो जल्दी से कहता है चलो अब जल्दी से पैकेट में डालता है फ़ोन और टॉर्च जलाता है। वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। अब वापस वो जा रहा था। धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते जब वो कुछ देर बाद जब पहुँचता है, आधे किलोमीटर पार करता है, तो देखता है कि वहाँ पे कोई झोपड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता भाई, क्या मैं रास्ता भटक गया हूँ। वो कहता है एक सेकंड, यहाँ पे नदी भी नहीं है, जहाँ मैं रुका था वहाँ तो नदी थी। वो हैरान में पड़ जाता है कि मैं किस रोड पे आ गया। अब घनी जंगल थी, वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था। तभी वो चारों ओर जंगल में देख रहा था। तभी एक बड़ी सी पेड़ पे किसी की बैठी हुई दिखी। कोई औरत थी जो बाल पीछे करके वो बैठी हुई थी पेड़ पे। उसे इतना नहीं समझ आ रहा था कि इस जंगल में कौन है ये, कहीं ये अंधेरा में बंदर तो नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा होगा। वो टॉर्च उसकी साइड करता है और देखता है नहीं, कोई औरत साड़ी पहन करके, जो वाइट सफ़ेद साड़ी में थी कोई औरत, और उस पीछे की साइड मुँह करके बैठी हुई थी। वो सोचा कि क्या मैं उसे टोकूं या नहीं टोकूं, पर फाइनली उसका दिल नहीं माना। उसने टोका कि आप कौन हो। उस औरत ने तो पहले कुछ नहीं कहा, पर बाद में वो रोने लगी। ये बात सुन करके, ये देख करके राजू कहता है क्या हुआ, आप बताओ कौन हो आप। रोते रोते कहती है तुमने मुझे क्यों मारा। ये समझ नहीं पाता है राजू क्या बोल रही है। वो पेड़ के उसका मुंह देखने के लिए पेड़ के उस साइड से घूम करके जाता है और उसका मुंह देखना चाहता है, और मुंह पे लाइट मारता है तो देखता है कि वो औरत पूरी जली पड़ी है। और ये देख करके ये डर से वहाँ से वापस जिस रोड से आया था दौड़ने लगता है
और दौड़ते दौड़ते उसे एड्रेस भूल जाता है कि मैं जंगल में किस साइड से गया था, और वो सीधा अब शहर की ओर दौड़ रहा था। शहर की ओर दौड़ते 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 उसकी हालत ख़राब हो जाती है और एक जगह फाइनल हाँफते हाँफते रुक जाता है। और जब पीछे मुड़ के देखता है तो औरत गायब थी। और वापस जब आगे की ओर मुड़ता है तो देखता है उसके आगे वही औरत खड़ी थी। वो औरत को देख करके वो समझ नहीं आता क्या करे। वहाँ से थोड़ी सी और मुड़ करके फिर उसी रोड पे सीधा उस शहर की ओर भाग रहा था स्पीड में। अगर करे तो करे क्या, वापस उसको एड्रेस भी नहीं पता था कि उसके दोस्त कहाँ पे रुके हैं। वो दौड़ते दौड़ते और सीधा वो NH रोड पे पहुँचता है और रोड पूरी सन्नाटा पड़ी थी। वहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं था, वो गांव मायानगरी ज़्यादा दूर नहीं थी, उसी को ओर पहुँच गया। फाइनली अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसने अपने दोस्तों को फंसाना नहीं चाहा और वो बोला कि मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कहाँ पे है। वो राजू सब जान रहा था कि मेरे दोस्त कहाँ पे है, इस हालत में है, पर वो राजू सोच रहा था कि नहीं, उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो अपने दोस्तों को पकड़ाना नहीं चाहता था। वो भले मार खा करके वो चुपचाप वापस पुलिस ने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया। और यही दूसरी ओर करण और रोहन दोनों चिंता कर रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया। अब रात के 12 बज चुके हैं, अब यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं। ये जो देखा उसने, राजू ने, ये बात उनको कैसे बताए कि मैंने क्या देखा, उसने क्या देखा ऐसा चीज़, वो जंगल में क्या था। रात को फिर से चुपचाप वो इंतज़ार करते हैं, वो खाना भी नहीं खाते क्योंकि राजू उनका दोस्त नहीं आया था। तभी रात के 12 बजे वापस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो सुन करके अब 2 लोग थे, ज़्यादा डर जाते हैं। वो चुपचाप बैठे रहते हैं कोने में, कहते कुछ नहीं बोलेंगे हम। अपने मुंह पे वो हाथ रख लेते हैं कि ताकि एक आवाज़ तो ना निकले। तभी अचानक बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है, खोलो, ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये मेरा घर है। ये बात सुनकर उन्हें लगा कि शायद ही जंगल में कुछ लोग होंगे, वो ऐसा बोल रहे होंगे। तभी करण के मुंह से आवाज़ निकलता है, हमें माफ़ कीजिए पर हम बचने के लिए रुके हैं। इतना सुन करके आवाज़ शांत हो जाता है बाहर में। और आवाज़ शांत होने के बाद बाहर से डरावनी हंसी छूटती है, ऐसी हंसी क़यामत की हंसी। वो डर जाते हैं। तुरंत रोहन कहता है, अरे यार तुझे बोलना जरूरी था, क्यों बोला मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, फंसा दिया ना। अचानक कुछ देर बाद फिर से आवाज़ शांत होती है। तभी वो हिम्मत करके नीचे उतरते हैं और जैसे राजू ने कहा था कि मसाले से कोई जानवर, कोई भूत नहीं आता, वो फटाक से मसाले को जला लेते हैं और अगर रूम में भी कई सारी चीज़ों में आग लगा देते हैं। कई सारे छोटे छोटे चीज़ थाली पे आग लगा देते हैं, थाली पे कोई भी लकड़ियाँ हल्का हल्का रख करके, ताकि हम यहाँ पे रहें और शायद कोई मेरे सामने ना आए। पर वो भूत आग से डरने वाली नहीं थी। वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं और दरवाज़ा खोलते और बाहर देखते हैं, बाहर की ओर तो पूरा जंगल सन्नाटा पड़ा हुआ था, पूरा जंगल खामोशी छाया हुआ था, किसी की आवाज़ नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी वापस से रूम के सामने वाली पेड़ पे नज़र जाता है और पेड़ पे कोई औरत बैठी हुई थी सफ़ेद साड़ी में। और अब वही औरत थी जो राजू ने देखा था, पर इनको नहीं पता था कि ये औरत कौन है। और तुरंत ये बोलते हैं, क्या आप ही ने भी दरवाज़ा खटखटाया था, और ये क्या आप ही का घर है? अगर है तो हमें माफ़ कीजिए पर हम बचने के लिए रुके हैं। वो कुछ नहीं कहती है। वो कहते बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कोई आपत्ति तो नहीं है? अब भी औरत चुप रहती है। ये 2-3 सवाल पूछने के बाद जब औरत चुप रहती है, वो कहते यार, करण कहते भाई यार डर लग रहा भाई, यार हम वापस चलते हैं ना, हमारे पर टॉर्च से निकल जाएंगे जंगल से। तब वो औरत कहती है कि आए तुम अपनी मर्जी से पर जाओगे मेरी मर्जी से। ये बात सुनकर के अब तो करण बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है रोहन मैं नहीं रह पाऊँगा। रोहन कहता है चुपचाप दरवाजे के अंदर कर, ये 3 किलोमीटर घना जंगल है, हम अगर यहाँ से निकलते हैं तो फिर कोई नहीं बचा सकता और शायद ही इस घर में बच जाएंगे। वो चुपचाप वापस उस घर के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा लगाते हैं और जैसे घर के पीछे की ओर देखते हैं, उस सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं सीढ़ी पे ऑलरेडी ऊपर में वही औरत सफ़ेद साड़ी वाली बैठी हुई है और उसकी ओर देख रही है। उसका चेहरा पूरा जला हुआ है।
वो जल्दी से झट से दरवाज़ा खोलने की प्रयास करते पर दरवाज़ा जाम हो चुका है और दरवाज़ा खुल नहीं रहा। वो धीरे धीरे सीढ़ी से उतर रही है औरत। तो करण कहता है कि जल्दी से हटा, जहाँ पे हॉल थी वो सारे बर्तन हटाते और उस हॉल से जल्दी दोनों निकल जाते हैं। उनके पास जल्दी से एक टॉर्च था और सारे सामान यहीं छूट गई थी और वो जल्दी से भागने प्रयास करते हैं। पर जैसा राजू अपना रास्ता भूला था, ये भी रास्ता भूल जाते हैं। ये वापस जाने का रास्ता भूलते हैं। चारों ओर देखते सिर्फ घना जंगल। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए किधर से। वो चारों बस यही देख रहे हैं। तभी अचानक जहाँ पे वो खड़े थे उस सामने वाली पेड़ के पीछे किसी का कपड़ा दिख रहा था जो साड़ी में थी। कोई औरत थी जो साड़ी में थी और उसकी साड़ी सफ़ेद रंग की थी। ये साड़ी सफ़ेद रंग की देख करके वो डर जाते हैं और कहते हैं कि शायद वही औरत है, और वो उसके अपोजिट साइड वापस से भागने लगते हैं। और भागते वक्त फिर एक जगह जा कर के एक पहाड़ी इलाका था और एक पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ते हैं वो, और किस तरह गिरते उठते चढ़ के वो पहाड़ी पर जब चढ़ा को देखते और वो ऊपर से पहाड़ी को देखते ऊपर से दूर से, तो उनका जो शहर था वो 5 किलोमीटर दूर था। आने को उनको अब समझ आ गया था कि हम जहाँ अभी रुके थे उससे और आगे आ गए हैं 2 किलोमीटर दूर। तभी पीछे से करण पहाड़ी पे खड़ा था और अचानक उसका पैर कोई खींचता है और करण वहीं पे गिर जाता है। रोहन चुपचाप वो देख रहा था, डर से वो बचा नहीं सकता था। अचानक जो पहाड़ी थी उसके ढलान से करण गिरता हुआ और चिल्लाता हुआ चीखता हुआ अचानक नीचे की ओर गायब हो जाता है जंगल में। वो चुपचाप ऊंचाई पे खड़ा था। अब जब अपनी घड़ी में देखता है तो रात के 2:30 बज रहे थे और वो चुपचाप उस पहाड़ी पे बैठा रहा। वो साइड किनारे से देखता था कि शायद कोई आ तो नहीं रहा। तभी उसकी ध्यान जाती है नीचे की ओर, चमकती हुई एक रोशनी की ओर, जहाँ पे वही औरत उसकी ओर घूर के बैठी हुई थी। वो चमकती चीज़ उसकी आंखें थी औरत की। और अब रोहन डर जाता है। उसकी ओर जल्दी से वो पहाड़ी पे एक पत्थर फेंकने लगता है उस औरत की ओर, और औरत अब गुस्से से देख रही थी। और वो वाइट साड़ी वाली औरत वो पहाड़ी पे चढ़ने लगती है। वो रेंगते रेंगते पहाड़ी पे चढ़ती है और अब रोहन समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और फाइनली और कुछ देर बाद वो औरत चढ़ते चढ़ते गायब हो जाती है। और जब देखता है रोहन की गायब है और अचानक पीछे मुड़ता है तो औरत पीछे की ओर थी और अचानक पहाड़ी पर से उसे धक्का दे देती है और रोहन फाइनली वहाँ से गिर जाता है। रोहन बहुत तेज चीखता है। सुबह होता है। ये बात राजू अपने दिल में सोच रहा था कि अगर मेरे दोस्त होंगे तो नहीं बच पाएंगे, और फाइनली वो रोक नहीं सकता और पुलिस को बता देता है कि नहीं, मेरे दोस्त उस घर में रुके हुए हैं। अब राजू के साथ तो सारे पुलिसकर्मी उस जंगल की ओर जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था। पूरे जंगल छान मारा जाता है तो फाइनली वो पहाड़ पे दोनों मरे हुए मिलते हैं, करण, रोहन। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या था। ये शायद जितना जो पता था वो राजू सारे बात बताता है। वहाँ पे कुछ गांव वाले थे और गांव वाले कहते हैं कि ये जो घर है वो घर एक अम्मा का था, वो यहाँ रहा करती थी। ये गांव वालों से दूर, क्योंकि गांव वालों ने उन्हें कभी बहुत ज़्यादा तंग किया था। और फाइनली वो कहती थी कि मैं तुम्हारे गांव से दूर हूँ, तुम हमारे यहाँ पे नहीं आओगे कभी। और फाइनली वहीं मर जाती है वो। और तब से मरने के बाद वो जो भी उस गांव में लकड़ी काटने हो जाता था उस जंगल के नज़दीक, वो शाम के पहले लौटता है, नहीं तो इसका अंजाम पहले भी लोग को पता चल चुका है। ये घर बहुत दिन से 50 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, पर हम इसकी ओर कभी नहीं आते हैं। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर कहानी आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ऐसी मज़ेदार, ऐसी डरावनी भूतिया कहानी सुनने के लिए। ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, तो कृपया इसे दिल पे ना लें। ये कहानी कोई भी भूतिया, कोई भी अंधविश्वास में बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता है। ये कहानी मेरे द्वारा लिखित कहानी है। आई होप ये कहानी आपको ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी ले करके। जय हिंद, वंदे मातरम।